हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों शुरू करते हैं 13 फरवरी 2021 के करंट अफेयर सीरीज को। अगर आप पसंद करते हैं वीडियो, अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो शुरुआत करेंगे कल के प्रश्नों के रिवीजन से। क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि अर्थ सिस्टम मॉडल को किस संस्थान ने विकसित किया है। सही आंसर था इसका राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र। और ये मिलेगा आपको कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है नोएडा सेक्टर 62 में, जो कि स्थित है यूपी में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत के किस प्रदेश में विश्व के सबसे पुराने जानवर की छाप मिली है। सही आंसर है इसका मध्य प्रदेश में भीमबेटका में। और ये जो छाप है वो 5700 लाख वर्ष पुरानी है, यानी कि तब मानव का जन्म नहीं हुआ था। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड वॉरियर मेमोरियल के निर्माण का निर्णय लिया है। सही आंसर है इसका ओडिशा। तमिलनाडु हाल ही में क्रम में कौन सा बाघ अभयारण्य स्थापित करने जा रहा है। सही आंसर 5वां होगा। और अगर ये पूछा जाएगा कि तमिलनाडु का जो 5वां बाघ अभयारण्य स्थापित होगा भारत में, उसका क्रम क्या होगा, तो भारत में उसका क्रम हो जाएगा 51वां। ट्रॉपिक्स 21 युद्धाभ्यास जो कि वर्तमान में भी जारी है और भारतीय नौसेना का यह सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। और हिंद महासागर में और तमाम कुछ स्थल भी हैं जहां पर इसका आयोजन हो रहा है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में, ये आप याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस डे ये मनाया गया कब, 11 फरवरी को। गौ हत्या विरोधी विधेयक पारित करने वाला राज्य है कर्नाटक। इसके अंतर्गत गौ हत्या करने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है और 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस अभी हाल ही में 10 फरवरी को मनाया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको मिलेगा आज की वीडियो में भी। भिखारी मुक्त योजना लागू करने वाला राज्य बन गया है राजस्थान। और मेरी इंपॉर्टेंट ये होगा कि ई कैबिनेट व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। अब आज की प्रश्न है और पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी एग्जाम, तो ध्यान से देखिएगा। हाल ही में चर्चा में रही पैंगोंग झील किस प्रदेश में स्थित है। सही आंसर इसका क्या होगा, आपके विकल्प। और सही आंसर इसका ऑप्शन बी लद्दाख, और वो भी पूर्वी लद्दाख में। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये जो पैंगोंग झील है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको ये बता दें कि भारत और चीन के बीच लंबी बातचीत के बाद पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तट पर डिसएंगेजमेंट को लेकर सहमति बन गई है। फ्रेंड्स आपको याद होगा कि भारत और चीन के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसको आप LAC कहते हैं, उसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। ये जो LAC है जो कि 3488 किलोमीटर लंबी है, ये अधिकतर जगह जमीन से गुजरती है, मगर पैंगोंग में ये झील जो है वो अनूठी है। यहाँ पर भारत और चीन की सीमाएं पानी में हैं। आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, ये है पैंगोंग झील। तो LAC जो है वो इसी झील में से कहाँ से गुजरती है, इसी को लेकर भारत और चीन के जो दावे हैं वो अलग अलग हैं। अब तस्वीर को आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस विवाद को समझ जाएंगे। तो आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में आने वाले करीब 826 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लगभग बीच में ये पैंगोंग झील पड़ती है। और ये जो पैंगोंग झील है ये लैंडलॉक्ड है, यानी कि ज़मीन से घिरी हुई है। और ये 14,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। 135 किलोमीटर लंबी यह झील 604 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में फैली है। कहीं कहीं पर इसकी जो चौड़ाई है वो 6 किलोमीटर से भी अधिक है, 6 किलोमीटर से ज़्यादा। रणनीतिक रूप से यह झील इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर चीन भारत पर आक्रमण करना चाहे तो उसके पास चुसलू के रास्ते घुसने का विकल्प है, और उसी के रास्ते में ये बहुत ही घातक झील पड़ती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो असली विवाद है वो मैं आपको समझाता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, ये लाइन जो आप देख रहे हैं, अच्छा सबसे पहले तो आपको फिंगर समझना होगा। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है, इसको कहा जाता है फिंगर, यानी कि पर्वत स्कंद। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो पर्वत जो होते हैं, इसको यहाँ से समझिए। जैसे पर्वत की ये होता है ना, ये इसको कहते हैं या तो श्रृंखला कहिए या इसको सर्प्स कहिए। तो ये जो होता है इसी को हम यहाँ पर फिंगर दे रहे हैं नाम। तो ये आप देखिए, पहला फिंगर, ये दूसरा फिंगर, ये तीसरा, ये चौथा, इसी प्रकार से ये 8 फिंगर हैं। तो यानी कि 8 पर्वत स्कंद हैं।
तो देखो यहाँ पर जो मैटर है वो ये है कि ये जो 8वां पर्वत स्कंद है, अब ये यहाँ ये जो इधर वाला जो एरिया है ये हमारा प्यारा भारत है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ये जो एरिया है ये चाइना का है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्चुअल बात है वो ये है कि भारत ये कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये जो 8वीं फिंगर है यहाँ से गुजरती है, ठीक है। जबकि चाइना कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो दूसरे फिंगर से गुजरती है, यहाँ से गुजरती है। और भारत वर्तमान में यहाँ चौथे फिंगर के पास तक मौजूद है, और जो चाइना है वो इस विवाद से पहले ये 8वें फिंगर के इधर ही था, लेकिन अब जो विवाद स्टार्ट हुआ था तो यही जो हल्का सा ग्रीनिश एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी को लेकर विवाद स्टार्ट हुआ था। और यहीं से जो सेनाएं हैं वो वापस लौट रही हैं, यानी कि जो पूर्व की स्थिति थी वहीं पर अब सेनाएं वापस लौट जाएंगी। तो बस यही विवाद था, और इस विवाद को लेकर अब तक बहुत सारे जो सैनिक हैं दोनों पक्षों के वो शहीद हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी जो कहानी। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। मतुआ संप्रदाय का संबंध मुख्यतः भारत के किस प्रदेश से है? मतुआ संप्रदाय। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स ये जो मतुआ संप्रदाय है ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग 70 विधानसभा सीटों पर इसका गहरा प्रभाव है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कुल मिला के जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 294 है। तो उसमें 70 विधानसभा सीटें जो हैं वो मतुआ संप्रदाय से प्रभावित होती हैं। तो मतुआ संप्रदाय के लोग ये पूर्वी पाकिस्तान से आते हैं और नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता देने की मांग करते रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने संकेत दिया था कि इनको जो है नागरिकता प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति में आने वाला मतुआ समुदाय राज्य की राजनीति और वोट बैंक के लिहाज से बेहद अहम है, इसीलिए सभी राजनीतिक पार्टियों की इन पर नजर रहती है। मतुआ संप्रदाय को नागरिकता संशोधन के जरिए भारत की नागरिकता देने के संकेत बीजेपी ने दिए हैं। उधर ममता सरकार ने भी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 25,000 शरणार्थी परिवारों को भूमि के अधिकार प्रदान किए हैं। ममता बनर्जी ने मतुआ विकास बोर्ड और नाम शूद्र विकास बोर्ड के लिए क्रमशः 10 करोड़ और 5 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पश्चिम बंगाल में कुल जो विधानसभा सीटें हैं वो 294 हैं। विश्व दलहन दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 10 फरवरी को। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जिसका मुख्यालय है कानपुर में, तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ने विश्व दलहन दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें बोलते हुए हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बताया है कि देश का दलहन उत्पादन जो कि 1.40 करोड़ टन था उससे बढ़कर कितने करोड़ टन हो गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2.40 करोड़ टन। तो ये आपको जरूर याद रखना है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाजा अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री का आयोजन कहां पर हो रहा है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई नामक राज्य में इसका जो आयोजन है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर भारतीय टीम पहले दिन और दूसरे दिन इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किए हैं। पहले दिन 2 गोल्ड मेडल और दूसरे दिन 2 गोल्ड मेडल समेत 5 पदक जीते हैं भारतीय टीम ने। तो ये काफ़ी रोचक है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अनुभवी फर्राटा धाविका जिसको स्प्रिंटर कहते हैं हिमा दास को किस प्रदेश की सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्त किया है? डीएसपी के पद पर। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, असम। तो असम के ढींग गांव में जन्मी हिमा वह IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप के ट्रैक इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट हैं। ढींग एक्सप्रेस के नाम से मशहूर हिमा के नाम पर 400 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी मौजूद है। किरण रिजिजू ने ये ट्वीट किया है जिसके माध्यम से उन्होंने असम सरकार और स्प्रिंटर क्वीन हिमा दास को बधाई प्रेषित की है। महिलाओं को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर योशिरो मोरी किस विश्व स्तरीय खेल समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति से इस्तीफा दे दिया है योशिरो मोरी ने। एक्चुअली में योशिरो मोरी ने ये कहा था कि महिलाएं बहुत अधिक बोलती हैं क्योंकि उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, और उनके इस बयान के बाद जापान में लैंगिक समानता को लेकर सार्वजनिक बहस छिड़ गई और इसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें अंततः इस्तीफा देना ही पड़ा।
चाइनीज न्यू ईयर या लूनर न्यू ईयर या स्प्रिंग फेस्टिवल की शुरुआत कब से हो रही है? तो फ्रेंड्स इसकी शुरुआत हो रही है आज से, यानी कि 12 फरवरी से। तो ये जो ईयर होता है चाइनीज न्यू ईयर, ये चाइना के साथ साथ विश्व के अन्य देशों में भी बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लूनर न्यू ईयर और स्प्रिंग फेस्टिवल के नाम से भी इसे जाना जाता है। शुरुआत इसकी हो रही है इस साल 12 फरवरी से। हालांकि हर साल इसकी जो शुरुआत होती है वो अलग अलग डेट्स पर होती है। हर साल होने वाला न्यू ईयर का ये आयोजन राशि चक्र में शामिल एक खास जानवर पर आधारित होता है। पिछले साल ये फेस्टिवल जो था वो चूहे पर आधारित था। इस साल ये जो फेस्टिवल है वो बैल पर आधारित होगा। तो चीन में इस नए साल के स्वागत की तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है। 14 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल में कई स्ट्रीट परफॉर्मेंस और आतिशबाजी के शो भी होते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द स्वीट रिवोल्यूशन यानी कि मीठी क्रांति का संबंध किससे है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन से संबंधित है स्वीट रिवोल्यूशन यानी कि मीठी क्रांति। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि मधुमक्खी पालन और इससे जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2016 में स्वीट रिवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अनुसार इस मिशन की मदद से 10,000 से अधिक नए रोजगार पैदा किए जाते हैं। और खादी और ग्रामोद्योग विभाग के बारे में जान लेते हैं, KVIC। तो यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह संगठन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि मानसा वाराणसी जिन्होंने VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है वो किस प्रदेश की रहने वाली हैं? अब यहाँ पर वाराणसी से जुड़ा हुआ है तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये उत्तर प्रदेश की, जी हाँ, उत्तर प्रदेश की नहीं है। वाराणसी से उत्तर प्रदेश मत समझ लेना। ये रहने वाली है कहाँ की? ऑप्शन सी, दैट इज तेलंगाना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आपको बता दें कि तेलंगाना की रहने वाली मानसा वाराणसी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। 10 फरवरी की शाम को मुंबई के एक होटल में आयोजित हुए VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 के ग्रैंड फिनाले में कई सुंदरियों को हराते हुए मानसा वाराणसी ने अपने सिर पर मिस इंडिया 2020 का ताज सजाया है। मिस इंडिया ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिस इंडिया 2020 का क्राउन पहने हुए मानसा की फोटोज शेयर की हैं, जिनमें उनके साथ बाकी की 2 रनर अप मान्या सिंह और मनिका सियोकान भी नजर आ रही हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना कि मान्या सिंह फेमिना मिस इंडिया 2020 कॉन्टेस्ट की रनर अप रही हैं, वहीं मनिका सोकंद फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 चुनी गई हैं। कोरोना महामारी की वजह से इस बार प्रतियोगिता को पूरी तरह डिजिटल रूप से किया गया था। और ये भी याद रखना कि मिस इंडिया 2020 का ये 57वां संस्करण था और ये जो संस्करण था वो 10 फरवरी को पूरा हुआ। 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हाल ही में किस राज्य में संपन्न हुई है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, यानी कि असम में। तो फ्रेंड्स भारतीय एथलेटिक्स संघ और असम एथलेटिक्स संघ के संयुक्त तत्वाधान में 6 से 10 फरवरी तक गुवाहाटी असम में 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA के उपाध्यक्ष और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि AFI के जो अध्यक्ष हैं वो एक ही हैं और उनका नाम है अदिले शुमारीवाला। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव यानी कि बांग्लादेश फिल्म समारोह भी इसे आप कह सकते हैं। तो बांग्लादेश फिल्म समारोह 2021 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन, अगर आप जा रहे हैं बी पर तो गलत हो जाएगा। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। ये आयोजित हुआ है अभी हाल ही में, कहां पर? कोलकाता में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि 5 दिन चला था ये आयोजन, तीसरा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव 2021। ये कोलकाता में कितने दिन चला? 5 दिन। और शुरू हुआ था कब? 5 फरवरी से। यह कार्यक्रम बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ से जश्न मनाने को किया गया था। हाल ही में बांग्लादेश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव, जिसको आप कहेंगे ICFFB, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? ढाका में हुआ था। ये समाप्त हुआ है। समापन समारोह में विजेताओं को कुल 12 पुरस्कार प्रदान किए गए। बांग्लादेश के चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी CFS द्वारा आयोजित 7 दिन चलने वाले इस समारोह के दौरान 37 देशों की 179 फिल्मों को दिखाया गया। फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राजधानी है ढाका, मुद्रा है वहाँ की टका और राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद। आगे बढ़ते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि करंट अफेयर्स की ये जो ई बुक आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर,
तो इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ई बुक जनवरी 2021 और दिसंबर 2020 की है। तो इसे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। आपके रिवीजन के लिए ये बुक बहुत ही अच्छी है और बहुत ही तरीके से इसे लिखा भी गया है, बहुत ही सुगम भाषा में। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए, ये जीता है रॉबर्ट इरविन ने। तो ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता है। रॉबर्ट ने बुश फायर नामक इमेज के लिए पुरस्कार जीता है, जो कि 2020 में विनाशकारी ऑस्ट्रेलियाई बुश फायर की तस्वीर है, जिसे उन्होंने केप यार्क क्वींसलैंड में स्टीव इरविन वाइल्ड लाइफ रिजर्व के पास ड्रोन का इस्तेमाल करके खींचा था। ये तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। दुनिया भर के 55,486 मतों से वन्यजीव फोटोग्राफी प्रशंसकों ने फोटो का फैसला किया है। इसका शीर्षक रखा गया है बुश फायर। ऑस्ट्रेलियाई प्रकृति फोटोग्राफर द्वारा यह महत्वपूर्ण कहानी थी जिसे स्पॉटलाइट की आवश्यकता थी, और इसी के लिए रॉबर्ट इरविन को फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इंडिगो एयरलाइंस कंपनी ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि सीएफओ नियुक्त किया है? सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, जितेन चोपड़ा। ठीक है, याद रखना है इसको। तो बात करेंगे इंडिगो एयरलाइंस के बारे में। तो यह भारतीय एयरलाइंस कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 2005 में। मुख्यालय मिलेगा आपको गुरुग्राम में। चेयरमैन है दामोदरन, सीईओ हैं रोनो दत्ता और अध्यक्ष कौन बन गए हैं? जितेन चोपड़ा। फ्रेंड्स ये था आज का पूरा करंट अफेयर और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब टाइम है रिवीजन का। एक बार पूरी वीडियो का संक्षेप में रिवीजन कर लेते हैं। पैंगोंग झील ये आपको कहाँ पर मिलेगी? तो ये मिलेगी आपको पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में। मतुआ समुदाय का जो संबंध है वो पश्चिम बंगाल से है। भारत का दलहन उत्पादन 1.40 करोड़ टन से बढ़कर 2.40 करोड़ टन हो गया है। फाजा अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो सही जवाब है इसका दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष योशिरो मोरो ने इस्तीफा दे दिया है। लूनर न्यू ईयर इसकी शुरुआत हो रही है 12 फरवरी से। स्वीट रिवोल्यूशन के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन से संबंधित किया गया है। मानसा वाराणसी जिन्होंने वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है, ये रहने वाली हैं तेलंगाना की। और 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप असम के गुवाहाटी में संपन्न हुआ है। बांग्लादेश फिल्म समारोह का उद्घाटन कोलकाता में हुआ। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है रॉबर्ट इरविन ने। और इंडिगो एयरलाइंस कंपनी ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया है? तो इनका नाम है जितेन चोपड़ा। और फ्रेंड्स अगर बात हो रही है यहाँ पर असम के गुवाहाटी की, तो आपको याद होगा कि खेलो इंडिया का जो तीसरा संस्करण था 2020 में, इसका आयोजन भी गुवाहाटी में ही किया गया था। तो फ्रेंड्स अब बारी है क्विज नंबर 12 को आंसर करने की। ये क्विज मैंने आप लोगों से कल पूछा था। जुलाई 2020 में कहां पर देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत ही शानदार आंसर राइटिंग की है और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग भी लिख रहे हैं बहुत ही बढ़िया लिख रहे हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पर फीचर कर रहा हूँ अनुराग ओमर जी के इस आंसर को। इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, साथ साथ इन्होंने दिल्ली के बारे में भी बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो फ्रेंड्स अब बारी है आज की क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन है आप लोगों से कि भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है किसके द्वारा? स्थानीय सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, या फिर केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा? तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है पूछा गया था लोअर पीसीएस परीक्षा 2015 में। तो उम्मीद करता हूं कि इसको आप लोग आंसर जरूर करेंगे और डिटेल में लिखेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।